स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है और जो नए नए बिल्स हैं, नए कानून हैं, वो यहां पर लाए जा रहे हैं, जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है। देखिए, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया था इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर। मतलब भारत के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है चुनाव को सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट कराना, तो उसके अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और जो बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आया था, जिसको देखते हुए जो सरकार है, उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए। और इसके साथ साथ एक और बड़ा चेंज किया गया था, जिसके बारे में शायद लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन अब सरकार ने वापस में उसमें यू टर्न लिया है। आप देख सकते हो, गवर्नमेंट मेक्स की चेंजेस इन बिल टू प्रोटेक्ट टॉप इलेक्शन ऑफिसर्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर मान लीजिए 2024 का प्रीलिम्स आप देने वाले हैं, तो प्रीलिम्स को पुख्ता करने के लिए हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का जो प्रोग्राम है, वो ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और साथ ही साथ अगर आप पूरा तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी का फाउंडेशन, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाएगा, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है, तो ये वाला ज्वाइन कर लीजिए। एंड ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके जब भी आप कोई भी बैच लेते हो स्टडी IQ पर। चाहे CSIR का जो वैकेंसी आया है, IB का आया है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं, उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कल 12 दिसंबर को राज्यसभा से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस जो बिल है, वो फाइनली पास हो गया है, जिसके तहत यहां पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट है फ्यूचर में, उसमें बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। अब देखिए, हमारे संविधान में जो इस समय प्रोविजंस है, जो अभी नियम बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पता है, इनकी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। जैसे लोकसभा का इलेक्शंस कंडक्ट कराना, राज्यों का भी जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस हुए वो कराना, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट, तो बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको पता ही होगा, एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और दूसरे होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स की संख्या है, वो 2 है। तो टोटल मिलाकर ये 3 बड़े ऑफिशियल्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जिनके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी होती है। अब इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि उनका जो अपॉइंटमेंट है, ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इसको लेकर सरकार ने एक बिल लाया, एक कानून लाया। और ये आप देख सकते हो, 10 अगस्त को जो मॉनसून सेशन चल रहा था, पिछला वाला सेशन, उसमें यहां पर इसको लाया गया था। लेकिन सरकार ने जस्ट उसको इंट्रोड्यूस किया था, उसको लेकर पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन या फिर कोई भी चीजें पास नहीं हो पाई थी। अब क्वेश्चन ये है कि फाइनली ये जो राज्यसभा से अभी विंटर सेशन में पास हुआ है, ये बिल एग्जैक्टली है क्या और क्यों इसको लाना पड़ा, इसका मेन पर्पस क्या है, वो पहले हम देख लेते हैं। देखो, इसकी शुरुआत होती है 2 मार्च से। 2 मार्च को 5 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उनका एक निर्णय आता है, उनकी एक रूलिंग सामने आती है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि आगे आने वाले समय में जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का किसी का भी जब अपॉइंटमेंट की बारी आएगी, तो वो एक कमिटी के द्वारा की जाएगी। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड भी जानने की जरूरत है कि हमारा जो संविधान है, जब से लागू हुआ है ना, जब से देश में संविधान लागू हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तब से आप देखोगे तो इलेक्शन कमिश्नर्स को जो अपॉइंट किया जाता है, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरह से फ्री हैंड हुआ करता था। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो कैबिनेट है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो एडवाइस करते थे प्रेसिडेंट को और कहते थे कि हम इस पर्सन ABC को हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाए, और फिर प्रेसिडेंट जो है उनको इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कर देते थे। ये बहुत सिंपल से चलता आ रहा था और इसी तरह से प्रक्रिया चलती थी। लेकिन क्या हुआ, ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अब फाइनली बोला गया कि देखिए, इतने सालों से ये सारी चीजें चलती आ रही हैं और गवर्नमेंट खुद ही अपनी तरफ से फ्रीडम से किसी को भी जो चाहे उसको इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन डाला गया कि इसके अंदर हमें बदलाव करने की जरूरत है, कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, वो एक कमिटी को कहीं ना कहीं अपॉइंट करना चाहिए था। क्योंकि अभी तक क्या था कि संविधान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था कि कैसे
चूज किया जाएगा। संविधान ने बस ये कहा था कि पार्लियामेंट जब भी लॉ बनाएगी उसके हिसाब से किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कानून बनाया ही नहीं गया था। इसी की वजह से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय आता है 2 मार्च को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब से जब भी कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होगा, वो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन तीनों के द्वारा मिलकर जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाएगा। लेकिन अब देखिए, इस निर्णय में सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। अब सरकार के लिए क्या मुश्किल खड़ी हो गई? मुश्किल तो क्या है, देखिए, क्योंकि सरकार को अभी तक पूरा फ्रीडम मिलता था ना, वो जिसको चाहे इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकते थे। लेकिन अब यहां पर क्या है कि तीनों के सहमति से होगा। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर किसी को चाहते हैं, पर्सन ए बी सी को, जो लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन है वो किसी और को चाहते हैं, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर उनका फैसला इंपॉर्टेंट हो जाता। या तो वो तीसरा नाम सुझा सकते थे, या तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा या प्राइम मिनिस्टर के साथ जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि उनका जो एक बड़ा पावर था अभी तक अपॉइंट करने का इलेक्शन कमिश्नर का, वो छिनने वाला है। और इसी को देखते हुए फाइनली सरकार क्या करती है, मॉनसून सेशन में ये बिल लेकर आती है जिसका नाम है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस, जिसके तहत सरकार ने यह कहा कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था हम उसको बदलने जा रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा, एक ऐसी कमेटी होगी जो कि जिसके अंदर आप देख सकते हो, एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे होंगे लीडर ऑफ पोजीशन ऑफ लोकसभा। चलो ये तो सही है, जो दोनों है प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ पोजीशन ऑफ लोकसभा, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाया था, यहां तक ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो तीसरे मेंबर होंगे कमेटी में वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर यहां पर यह कह दिया कि पीएम के द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, वो इस कमेटी के अंदर होंगे। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये जो पावर है वो सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है, जिसके तहत ऑब्वियस सी बात है, मान लो जो भी प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे जिसका भी नाम, वो ऑब्वियस सी बात है ना, वो कैबिनेट मिनिस्टर उसको सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ऐसे ही चीजें चलती हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही वो काम करते हैं जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। अब कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, जैसे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, जिसको चाहे प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं, और वो तीनों लोग मिलकर यहां पर डिसीजन लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है लोकसभा, वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं, और जो भी प्राइम मिनिस्टर एक तरह से डिसाइड करेंगे वही निर्णय लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव किया गया था। चलो ये तो एक हो गया, लेकिन दूसरा एक और जो चीज था जिसके ऊपर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, वो ये था कि सरकार ने इस बिल के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स का, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर्स का स्टेटस है, उसको डाउनग्रेड कर दिया। जी हां, मैं आपको बता दूं, अभी तक क्या होता था कि एज पर 1991 एक्ट, इसके तहत जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनका जो सैलरी है, जो पर्क्स है, जितनी भी चीजें हैं, जो स्टेटस है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता था। लेकिन सरकार ने इस बिल को लाकर इसमें यह कहा कि उनका जो स्टेटस है अब सुप्रीम कोर्ट के जज ना रहकर एक कैबिनेट सेक्रेटरी के स्टेटस पर कर दिया जाएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी आपको पता है आईएएस ऑफिसर्स में सबसे ऊपर के रैंक के होते हैं, जो कि एक पैरेलली प्राइम मिनिस्टर के पैरेलली एक तरह से यहां पर काम करते हैं ब्यूरोक्रेसी में, राइट। तो उनका स्टेटस एक तरह से दिया जाएगा। तो वहां पर इनका जो स्टेटस है वो डाउनग्रेड किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज से नीचे कर दिया गया कैबिनेट सेक्रेटरी। और इसी को लेकर अब यहां पर क्रिटिसिज्म हुआ। एक तो क्रिटिसिज्म यहां पर ऑपोजिशन लीडर्स के द्वारा यह किया गया कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर उस अपॉइंटमेंट कमेटी में आपने अपनी मेजॉरिटी लाने के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर्स को डाल दिया है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब दूसरा बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये मैं आपको बता रहा था कि कई सारे इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं, फॉर्मर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने सरकार को ये बोला कि सरकार को जो स्टेटस है इलेक्शन कमिश्नर्स का वो डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए। देखो डाउनग्रेड से क्या होता है, एक तो ये है कि सैलरी वगैरह मान लो कम हो, सैलरी तो मान लो चलो सेम रहती है सुप्रीम कोर्ट के जज की और कैबिनेट सेक्रेटरी की, लेकिन जो अलाउंसेस हैं और पर्क्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो कम हो जाता है। चलो एक तो ये हो गया कि अलाउंसेस कम कर दो, आप पर्क कम कर दो, लेकिन स्टेटस चेंज करने की वजह से देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जज का जब स्टेटस मिलता है ना, तो आप भारत सरकार के किसी भी ऑफिशियल्स को आप निर्देश दे सकते हो, आप बुला सकते हो, आप समन कर सकते हो कि आप आइए और आप जो है आप कार्रवाई करिए, मतलब आप हमें जवाब दीजिए। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, अभी तेलंगाना में क्या हुआ था। तेलंगाना में जब इलेक्शंस जीता कांग्रेस पार्टी ने, तो वहां पर आपने देखा होगा वहां के उनके जो पुलिस ऑफिशियल हैं वो गुलदस्ता लेकर आ गए थे
रेवंत रेड्डी के पास। और यहाँ पर क्रिटिसिज्म ये हो रहा था कि अभी इलेक्शन जीती भी नहीं है कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी को वो जो है एक तरह से गुलदस्ता लेकर पहुंच गए, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की और जो पुलिस ऑफिशियल थे उनको यहाँ पर जो है हटा दिया, कहा कि सस्पेंड कर दिया। ऑल्दो वापस उनको रिस्टोर किया गया, मैं कल ही खबर देख रहा था। लेकिन ये पावर इलेक्शन कमीशन के पास होती है। लेकिन सरकार यहां पर जिस तरह से डाउनग्रेड कर रही थी उनके स्टेटस को, इसी को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था। और अगर ऐसा होता तो इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के कई सारे पावर कम हो जाते और जब भी वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह को बुलाना चाहते तो वो नहीं बुला पाते। तो ये चीजें थी। लेकिन अब क्या हुआ है, ये जो डाउनग्रेड करने की सरकार प्रयास कर रही थी उसको सरकार ने यू टर्न ले लिया है और सरकार ने कहा है कि हम इसको डाउनग्रेड नहीं करेंगे और वापस से जो स्टेटस है इलेक्शन कमिश्नर्स का कि उनका सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटस होना चाहिए, वो उसको बरकरार रखा जाएगा। तो ये सरकार ने यू टर्न किया है। लेकिन हाँ, यहां पर जो अपॉइंटमेंट कमिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर जो कैबिनेट मिनिस्टर रखा गया है वो अभी भी बरकरार है, उसमें सरकार ने यू टर्न नहीं किया है। आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन है कि आगे क्या होने वाला है। देखो अभी क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो अपॉइंटमेंट करना है उसमें एक कमिटी बैठेगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह होंगे। अब लेकिन क्या है ना कि अभी तक कोई वैकेंसी नहीं हुई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स भी तब से लेकर अभी तक वही हैं और बाकी के जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो भी अभी तक वही हैं। तो कोई वैकेंसी नहीं हुई। अगली जो वैकेंसी आएगी वो होगी फरवरी 2024 में, जब इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे वो रिटायर होंगे, तब यहां पर नियुक्त करने की बारी आएगी। और तब ये जो अपॉइंटमेंट कमिटी है जिसमें पीएम, ऑपोजिशन लीडर और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर, वो तीनों मिलकर ये डिसाइड करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के जज का जो स्टेटस है वो सेम रख दिया गया है। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इन चीजों के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कौन से साल में 2 एडिशनल कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का निर्णय लिया गया था? मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मैंने आपको बताया एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो पहले एक सिंगल हुआ करते थे, लेकिन 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को लाया गया। ये कब से स्टार्ट हुआ आपको बताना। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।